नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। और यह है आपका खास कार्यक्रम 10 बजे रात पूरे दिन के बाद। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजापुर से मिल रही इस वक्त की एक बड़ी खबर से। आईडी की चपेट में ग्रामीण आ गए हैं। ग्रामीण गंभीर रूप से घायल है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था। कोबरा 204 फील्ड अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। तेलंगाना के भद्राचलम अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पामेड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो नक्सलियों ने नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लांट किया था, जिसकी चपेट में एक ग्रामीण आ गया है। प्राथमिक इलाज के बाद उसे पास के तेलंगाना के एक अस्पताल में, भद्राचलम अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, जहां पर आईडी की चपेट में ग्रामीण आ गया बीजापुर में। पंद्रह मई 2013 वो दिन जब पूरा देश सिहर उठा था। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को झीरम घाटी में निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने बड़ा हमला किया, जिसमें कांग्रेस के टॉप नेताओं समेत 32 लोगों की जान चली गई। एनआईए को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही एक न्यायिक जांच आयोग भी बनाया गया। राज्य में सरकार बदली तो नया जांच आयोग बना। इधर एनआईए ने जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी, लेकिन उसकी जांच पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़ा करती रही। हमले के 10 बरस बाद भी इस हमले से जुड़े कई सवाल अनसुलझे रहे हैं। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने एक बार फिर से इस पर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। झीरम कांड को 10 बरस से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसको लेकर कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में जांच एजेंसी एनआईए को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील को खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में अब छत्तीसगढ़ पुलिस भी जांच कर सकेगी। असल में मौजूदा कांग्रेस सरकार एनआईए की जांच से असंतुष्ट थी। इस बीच हमले में शहीद नेताओं के परिजनों की ओर से साल 2020 में दरभा थाने में नए सिरे से जांच करने की एफआईआर दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच शुरू कर दी और एनआईए से उनकी ओर से की गई जांच के दस्तावेज भी मांगे, जिन्हें एनआईए ने देने से इनकार करते हुए राज्य पुलिस की जांच के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने पुलिस जांच पर रोक लगा दी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अपील को खारिज कर दिया। तर्कों को सुनने के बाद आज एनआईए की अपील खारिज हो गई है और अब इस मामले की जांच, बृहद षड्यंत्र की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी पिटीशन खारिज हो गई, जिसमें वो इस कॉन्स्पिरेसी की जांच जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रारंभ की थी उसको वो अपने हाथ में लेना चाह रहे थे, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि छत्तीसगढ़ पुलिस ही इसकी जांच करेगी, एनआईए नहीं कर सकती इसकी जांच। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम भूपेश बघेल ने एनआईए पर सवाल उठाते हुए सोशल साइट एक्स पर लिखा है, झीरम कांड की जांच अब छत्तीसगढ़ पुलिस कर सकेगी। किसने किसके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था, सब साफ हो जाएगा। हमले में शहीद कांग्रेस नेताओं के परिजन भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं। वहीं बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेस ने झीरम कांड को उलझा कर रखा हैं। जिन लोगों ने इस षड्यंत्र में अपना योगदान दिया है, वो सारे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की एक उम्मीद जागी है और अब उम्मीद है कि वो दोषी जल्द उनको सजा मिलेगी। फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, उससे आगे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच तो कर लेगी, पर मूल राजनीतिक प्रश्न बचा रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे बचाना चाहती है। भूपेश बघेल जी ने इस झीरम कांड को जो है उसको उलझा के रख दिया 5 साल। जांच होना चाहिए, उसका निराकरण हो कि इसके अंदर में दोषी है उसको सजा हो, लेकिन घाव को कुरेदने का काम किया। कांग्रेस लगातार झीरम हमले में राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस ये भी कहती रही है कि एनआईए ने इस हमले में वृहद षड्यंत्र की जांच ही नहीं की। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस की टॉप लीडरशिप समेत 32 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें 3 दिसंबर पर टिकी हुई हैं। इस बीच कांग्रेस ने एमपी की ब्यूरोक्रेसी पर बड़ा हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि ब्यूरोक्रेसी ने बीजेपी के लिए चुनावों में दिल से काम किया। कांग्रेस ने बाकायदा अपने प्रत्याशियों से ऐसे फूल चाप अफसरों की लिस्ट तलब भी कर दी है। एक रिपोर्ट आप देखें। पुलिस, शराब, प्रशासन, मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि प्रशासन का क्या रोक रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। एक कलेक्टर की शिकायत आई, वो तो मुझे वीडियो भेजते ना, मैं वीडियो कॉल करके दिखाते हैं, शराब बट रही है। तो सुना आपने, कांग्रेस का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में ब्यूरोक्रेसी ने बीजेपी के लिए काम किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने वोटिंग के दिन भी दावा किया था कि पैसा शराब बांट रहे बीजेपी के प्रत्याशियों पर अफसरों ने कार्रवाई करने की जगह अपनी आंखें मूंद ली। अब कांग्रेस ने अपने सभी 230 प्रत्याशियों को खत लिखकर उन सभी अफसरों की लिस्ट मंगवाई है। कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में लौटे तो एमपी के फूल चाप अफसरों को सबक सिखाया जाएगा। कई प्रत्याशी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शिकायत पहुंचाई, जो कि कई गंभीर ऐसी शिकायतें हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में इन अफसरों ने काम किया है। कमलनाथ जी ने पत्र लिखकर सभी प्रत्याशियों से ऐसे अफसरों की सूची तैयार करने के लिए कहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने ब्यूरोक्रेट्स पर जुबानी तीर चलाया हो। 2018 के चुनाव में भी उसने राग अलापा था। फिर सत्ता में लौटने के बाद इक्का दुक्का अफसरों पर कार्रवाई के बाद वो अपना वादा भूल गई। इस बीच कांग्रेस की सरकार गिर गई, उपचुनाव हुए और उपचुनाव में हार का ठीकरा भी कांग्रेस ने एमपी की ब्यूरोक्रेसी पर ही फोड़ दिया। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अब तक 1918 शिकायतें की हैं। शिकायतों के मामले में बीजेपी कांग्रेस से कोसों आगे है। बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से अपनी शिकायतों में दावा किया कि कलेक्टर और एसपी ने कांग्रेस के फेवर में काम किया है, जबकि उनके कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमेबाजी हुई है। कमलनाथ जी अपनी प्रत्याशित हार की अब ठीकरा फोड़ने की तैयारी में है। तो कभी चुनाव आयोग हो और कभी प्रशासनिक अधिकारी, वे इन सब पर ठीकरा फोड़कर इस हार को निकल जाना चाहते हैं। वे जानते हैं मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया। कुल मिलाकर चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस को एक्सटेंशन देने का मामला हो या फिर पुलिस महकमे के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने की बात हो, कांग्रेस वोटर्स के बीच यही बताती रही कि बीजेपी प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर सत्ता पर बैठी हुई है। खैर, अब 3 दिसंबर ज्यादा दूर नहीं, नतीजे तय कर देंगे कि प्रदेश के वोटर्स तक कांग्रेस अपनी बात किस हद तक पहुंचा पाई है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। इधर एमपी में अब मतदान के बाद बीजेपी वोटों की गिनती की तैयारी में जुट गई है। मंगलवार देर शाम भोपाल में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी की अहम बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा समेत कई नेता इस बैठक में शामिल हुए। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने 3 दिसंबर को मतगणना की तैयारियों पर चर्चा की। काउंटिंग के दौरान एजेंट की नियुक्ति, उन्हें ट्रेनिंग देने कार्यक्रम बनाया गया। बीजेपी मतगणना के दिन स्ट्रांग रूम से लेकर जिला मुख्यालय तक और भोपाल के वॉर रूम से लेकर दिल्ली तक मॉनिटरिंग की तैयारी में है। वैसे सामान्य जो विषय, संगठनात्मक जो विषय उन पर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी, नरेंद्र सिंह जी और संगठन महामंत्री हम लोग बैठे थे, और एक सामान्य तौर पर हमारी बैठक हुई है। सब जगह कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई है। आने वाले समय में, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा के अंदर उम्मीदवार को अपना हिसाब किताब जमा करना होता है, काउंटिंग की तैयारियां करनी होती है। इन सब विषयों पे हम लोगों ने चर्चा की है और सीधे उम्मीदवारों से भी और जिलाध्यक्षों से भी हम लोग चर्चा करके जो आवश्यक है वो निर्देश देंगे। तो भिंड के किशुपुरा में आज रिपोलिंग हुई। शाम 6 बजे तक करीब 47% मतदान हुआ है। 577 मतदाताओं ने वोटिंग राइट्स के इस्तेमाल किए। 77 नवंबर की अपेक्षा हालांकि कम मतदान हुआ। 17 नवंबर की अपेक्षा, और 17 नवंबर को 89% मतदान हुआ था। शिकायत के बाद रिपोलिंग का फैसला लिया गया था। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें फर्जी वोटिंग के प्रमाण मिले थे, जिसके बाद आज किशुपुरा गांव में भिंड के रिपोलिंग हुई है। हालांकि जब 17 नवंबर को मतदान हुए थे तो 89% मतदान हुआ था, लेकिन अब
6 बजे तक के आंकड़े कह रहे हैं कि वहां पर केवल 47% मतदान हुए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भीतर घातियों की शिकायत कर रहे हैं। बीजेपी के चुनाव प्रभारी, प्रदेश संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पास कई प्रत्याशियों के नामजद लिखित में शिकायतें भेजी गई हैं। धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, आरंग, राजिम विधानसभा में सबसे ज्यादा शिकायत मिली है। रायपुर उत्तर के पूर्व विधायक पर तो पूर्व एक बागी प्रत्याशी को खड़ा करने के आरोप भी लग रहे हैं। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि फिलहाल ये जो पूरे मामले हैं विचाराधीन है, जैसे ही जिलों से रिपोर्ट आएगी हम कार्यवाही करेंगे। इधर कांग्रेस ने भीतरघातियों के खिलाफ अभी से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हालांकि इस पूरे मसले पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि हमने तो कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेने में डर रही है। देखिए, कांग्रेस तो जनता से डरी हुई थी। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि जनता का ये सामना नहीं कर पा रहे हैं। 5 साल जनता के हित में आपने कुछ किया नहीं। हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, लोगों के सपने तोड़ने के काम किए। वो इस प्रकार से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, पर जनता ने अपना निर्णय कर लिया है। बीजेपी कार्रवाई करने में डर रही है, उनके पास हिम्मत ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, कांग्रेस पार्टी पर हिम्मत है। इंदौर में कानून ताक पर रखकर युवकों ने जमकर डांस किया, तलवार लहराया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जूनी इलाके के घर का ये वीडियो बताया जा रहा है। साहिल और ऋषि नाम के 2 युवक इस वीडियो में दिख रहे हैं आपको। इंदौर क्राइम ब्रांच ने वीडियो पर अब संज्ञान लिया है। युवकों पर कार्रवाई होगी, पुलिस का दावा है। बिलासपुर में एक एनएसयूआई नेता की गुंडागर्दी सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने एक युवक कांग्रेस नेता और एक अन्य युवक पर कार चढ़ा दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने आरोपी एनएसयूआई नेता और उसके भाई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कांग्रेस के पदाधिकारी इसे कानून का मामला बता रहे हैं। उनका कहना है कि घटना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। साथ ही पार्टी पर भी संगठन के स्तर पर जांच और कार्रवाई की जाएगी। जो घटना अभी घटी है वो निंदनीय है। उस घटना को कोई भी करे, वो किसी भी पार्टी का पदाधिकारी हो, आपराधिक घटनाओं में जो लिप्त रहता है तो वो पार्टी में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। सीसीटीवी फुटेज, रिपोर्ट, विवेचना कोतवाली पुलिस कर रही है और ये विश्वास दिलाया जाता है शहर को कि अगर कोई भी अपराधी होगा तो वो बचेगा नहीं। पुलिस विवेचना करके जो न्यायपूर्वक कार्रवाई होगी वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। अभी प्राथमिक तौर पे जो शिकायत प्राप्त हुई है उस पे मारपीट की धारा लगी है और अभी मुलाहिजा का रिपोर्ट का भी वेट किया जा रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है उसको भी पुलिस द्वारा विवेचना में संलग्न किया जाएगा और अलग से 65B इंडियन एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट भी लिया जाएगा। अभी पुलिस द्वारा FIR पंजीबद्ध कर लिया गया है और अभी पुलिस मुलाहिजा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। आईएएस सुधाकर खलको के बंगले में आग लग गई है। कार के चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट हुई है और इससे आग लगी है। 4 कार और घर में लगा AC जलकर खाक हो गया है। परिवार कार चार्जिंग लगाकर बाजार गया था और आईएएस खलको फिलहाल तेलंगाना चुनाव में ऑब्जर्वर के पद पर तैनात हैं। दमकल की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचे और यहां पर आग पर काबू पाया गया है। गंज थाने की ऑफिसर्स कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। तहसीन जैदी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। तहसीन, इसके अलावा जब यहाँ पर आग लगी तब घर में कोई मौजूद था या फिर सभी लोग बाजार गए हुए थे? देखिए विनाश, ये एक बड़ी घटना सामने आई है। ये रायपुर के अफसर कॉलोनी जो ऑफिसर्स कॉलोनी है, हाई प्रोफाइल हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, वहाँ की घटना है। ये परिवार, जब ये सुधाकर जो खलको हैं, इनका परिवार जो है वो घर में जो टाटा नेक्सॉन की जो कार है ईवी कार, उसको चार्जिंग में लगा के गए थे घर को बंद करके। जब देर शाम में जो उनके घर की जो मेड है वो पहुंची है तो उसने देखा कार से धुआं निकल रहा है। उसकी जब सूचना आसपास में दी
उसके बाद जब तक वो लोगों तक पहुंचती खबर, जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे थाना हो चाहे फायर ब्रिगेड हो या उन तक खबर पहुंचती, तब तक एक वहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें ब्लास्ट हुआ है कार में। उसके बाद वो आग जो है वो पकड़ ली है, फैल गई है और उसमें आग इतनी फैली है कि उसके पीछे जो एक इनोवा गाड़ी खड़ी थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। उसके अलावा जो ईवी गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ वो उसमें आधी से ज्यादा वो पूरी जल चुकी है। और इसके अलावा उस आग इतनी तेज थी कि वो घर के बाहर जो एसी लगा हुआ था वो जल के खाक हो गया है और उसमें जो बाहर जो सामान रखा था, जो चेयर वगैरह जो थी, वो जल कर खाक हो गई। जब तक परिवार आता और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती, कड़ी मशक्कत के बाद जो है उसको कंट्रोल किया गया आग को। और लेकिन इसमें काफी नुकसान हुआ है। और ये बता दें कि ये जो पटेल जो थे अपना खेल मंत्री, उनके घर के पड़ोस में ये रहते हैं, तब उनके घर में ना आग फैले इसके लिए मशक्कत की गई। उसके बाद फिलहाल अभी जो सूरत हाल जो है अभी वहाँ पूरी तरह से आग को काबू पा लिया गया है कि काफी नुकसान हुआ है। और इसमें जिस तरीके से बात सामने की, जो इलेक्ट्रिक कार है उसमें ब्लास्ट होने की वजह से ये आग घर में लगी है। जी तहसीन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि चार्जिंग के दौरान ही ये हादसा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से जद में आई हैं बाकी कारें तो ये पुष्टि हो चुकी है। जी हाँ, जिस तरीके की अभी हमारी जो थाना पुलिस से बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि वो कार में, वो बताया जा रहा है मौके पे जो चश्मदीद है कि वो कार में पहले धुआं निकला है जो चार्जिंग हो रही थी कार, उसके बाद उसमें एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की वजह से जो पीछे इनोवा खड़ी थी उसके जस्ट पीछे वो उसमें पहले आग लगी है। उसके बाद फिर ये ईवी गाड़ी में आग लगी है और आग इतनी फैली कि उसने घर का एसी और जो वहाँ बाहर जरूरी सामान जो चेयर्स वगैरह रखे थे वो जलकर खाक हो गए जब तक वो परिवार आता और फायर ब्रिगेड आती। और अभी हालांकि जो वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो पहुंची तो उसने आसपास के लोग, काफी वीआईपी लोग रहते हैं, तो इसकी वजह से लोगों के घर में न जाए, उसमें कड़ी मशक्कत का बाद जो है आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया। लेकिन एक बड़ी घटना जो सामने, पहली मैं इसको बोलता हूँ कि ईवी गाड़ी में चार्जिंग के दौरान, बिल्कुल तहसीन, एक ईवी गाड़ी थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और चार्जिंग के दौरान ये आग लगी है। आप नजर बना कर रखें इस खबर पर तहसीन, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ग्वालियर में एक पति ने अपनी पत्नी की साफी से गला घोंटकर हत्या कर दी। पति का किसी और युवती के साथ अवैध संबंध था जिसका पत्नी विरोध करती थी और इसी बात को लेकर देर रात झगड़ा हुआ। घटना हजीरा थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास की है। घटना के समय मृतका का भाई वहां पर पहुंचा, तब तक आरोपी घटना को अंजाम दे चुका था। भाई अपनी बहन को लेकर गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचा, लेकिन मंगलवार की सुबह महिला ने दम तोड़ दिया। घटना का पता चलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर मालनपुर भिंड से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 8:30 बजे के समथिंग हमारे पास फोन आया मोहल्ले वालों का कि आपकी बहन को बहुत मार रहे हैं और आप जल्दी से आ जाओ, नहीं तो वो मार डालेगा। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा तो वो बिल्कुल उसको तो मार चुका था। वो गले में साफी से गला खींच रहा था उसका। वो था जैसे ही हाथापाई करना स्टार्ट किया तो मैंने उसको धक्का देके, मेरे साथ में मेरा दोस्त था जयराम, वो दोनों ने, हमने उसको गोदी में उठा के सीधे ऑटो करके टमटम से सीधे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जाके वेंटिलेटर पर रखा, 2 घंटे में वो डेथ हो गई। हत्या का मारने का प्रयास किया था, जिसके फरियादी के द्वारा उसके 307 के अपराध पंजीबद्ध किया था और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जो रात में सूचना मिली कि पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है, उस पर से अपने मर्ग कायम किया है और अभी जांच विवेचना जारी है। बलरामपुर के बसंतपुर थाना क्षेत्र में पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। चरित्र शंका के चलते पति ने अपनी पत्नी के हाथ पैर बांधे, पेट्रोल डाला और आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी महिला ने वाड्रफनगर अस्पताल में मौत से पहले अपना बयान दर्ज कराया। वहीं सरगुजा पुलिस ने मृतका के पिता के बयान लेने के साथ ही संबंधित डायरी पुलिस को सौंपने की बात कही। परिवार वालों ने बताया कि 9 साल पहले दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन पति चरित्र शंका को लेकर पत्नी के साथ मारपीट करता था। फिलहाल केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 9 साल पहले शादी हो रहे, एक बाद झूठे बच्चा तक ठीक रहे, एक बाद वही झगड़ा झंझट हो लगे, फौजदारी समझौता करवा के भेजे। एक बार चौकी से भी समझौता हो रहे, तब वही भेजे, फिर वही काले, फिर कैसे का झगड़ा हुए, इस तरह वही हाथ पैर बांध के और पेट्रोल डाल के आगे लगा दे और कुल्हाड़ी लेके खड़ा रहे
और कहे कि ज़्यादा हल्ला करबे तो अजय एक दारी मार दूँ और नहीं हल्ला करबे तो धीरे धीरे मारूँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IVC 24 के साथ। नमस्कार।